ये हाइड्रोजन एटम के लिए एक सर्टेन डिस्टेंस पर, एक सर्टेन रेडियस के लिए कंडीशंस फुलफिल हो रही है। कौन सी? mvr इक्वल्स 1 इंटू h/2π। फिर इसके बाद एक दूसरी सर्टेन रेडियस पर, एक दूसरे सर्टेन डिस्टेंस पर पहुंचकर कंडीशंस फुलफिल हो पा रही हैं। मैं यहां इसको नंबर 2 लिख देता हूं। यहां कंडीशन फुलफिल हो पा रही है कितनी? mvr इज इक्वल टू 2/h/2π। हालांकि यहां वेलोसिटीज भी डिफरेंस होंगी, ये है ना। चलो मैं इसको v1 v2 और r1 r2 लिखता हूं इसे। फिर क्या? इसके बाद फिर से एक सर्टेन डिस्टेंस ऐसा है जिस डिस्टेंस पर पहुंचकर कुछ और कंडीशन फुलफिल हो रही। कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? mv3 r3 इक्वल्स 3h/2π। तो यहां फुलफिल हो रहा है mv3 r3 इक्वल्स 3h/2π। अब बोर ने कहा कि हाइड्रोजन एटम में भले ही एक इलेक्ट्रॉन है, वो या तो यहां रिवॉल्व करेगा या फिर रिवॉल्व करेगा ऊपर, या रिवॉल्व करेगा यहां तीसरी। इनके दोनों के बीच में यहां इस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसका उनके पास जवाब नहीं था, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा नहीं, वैसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता वो समझ नहीं आ रही बात। लेकिन इलेक्ट्रॉन या तो यहां रिवॉल्व करेगा या फिर इसमें रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, सेकंड और स्टेबल एनर्जी लेवल पर या थर्ड स्टेबल एनर्जी लेवल पर। उन्होंने कहा कि ये स्टेबल एनर्जी लेवल है, ये 1 2 3 जो लिखे हुए हैं ये स्टेबल एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉन की मर्जी नहीं है कि वो यहां रिवॉल्व कर ले या यहां इस वाले रास्ते पे। इलेक्ट्रॉन चाहे कि मैं तो बहुत पास आऊंगा, न्यूक्लियस के ही रिवॉल्व करूंगा, या मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो बहुत दूर जा रहा हूं, यहां रिवॉल्व करूंगा। नहीं, अपनी मर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन की। उसे इस कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। जहां जिस रास्ते पर, जिस रेडियस के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, क्या? एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। केवल उसी रास्ते पर ये, उसी ऑर्बिट में, उसी रेडियस पर ये रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है। अब एमिशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? उन्होंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दे दी जाए, यहां आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका एनर्जी सपोज 1 है। इन फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल एनर्जी E1 है। इन सेकंड स्टेबल एनर्जी लेवल इसकी एनर्जी कितनी है? E2। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहां रिवॉल्व करे तो कंडीशन ये फुलफिल हो रही, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व करे तो कंडीशन ये फुलफिल हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में एनर्जी तो होती है, काइनेटिक एनर्जी भी क्योंकि मूव कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा हुआ है, दोनों ही है, अभी हम निकालेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप किसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी दे रहे हैं, क्या दी आपने? इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस है कि वो इस एनर्जी को एक्सेप्ट करे या ना करे। दोनों चॉइस है इसके पास। कब करेगा? ये तब करेगा इस एनर्जी को जबकि आपकी एनर्जी जो भी आपने दिया है, सपोज ये आपने एक फोटोन दिया है, ये फोटोन दिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी h न्यू है, तो उन्होंने कहा कि इस फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन तब एब्जॉर्ब करेगा, तब एक्सेप्ट करेगा जब ये कितना हो? इन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हो। जितनी एनर्जी उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में है, हाँ E2 माइनस, हाँ E1, E2 माइनस E1, कि जितनी उसकी एनर्जी होनी चाहिए सेकेंड एनर्जी लेवल पर, वो, और माइनस जितनी उसकी एनर्जी है। अगर इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर पीछे से वो एनर्जी मिल रही है तो ये एब्जॉर्ब कर सकता है। जरूरी तब भी कर ले, लेकिन तब ये कर सकता है। हाँ, तो अगर एनर्जी का ये डिफरेंस, अगर जो पीछे से एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो एनर्जी इस डिफरेंस से कम है, इस डिफरेंस से कम है, तो भी ये उसे लेगा ही नहीं। और अगर इस डिफरेंस से ज्यादा है तो भी ले लेगा। इस डिफरेंस से ज्यादा फिर कितनी होनी चाहिए? फिर कम से कम होनी चाहिए आपकी E3 माइनस E1।
H-Nu2। समझे? अगर इसको मिल रही है एनर्जी इतनी, जितनी एनर्जी का डिफरेंस है फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकेंड एनर्जी लेवल के बीच, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है। अगर इसको एनर्जी मिल रही है इतनी, जितनी एनर्जी का डिफरेंस है थर्ड लेवल और फर्स्ट लेवल के बीच, तो भी ये एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर पीछे से इसको एनर्जी दे दी जाए जो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस से तो ज्यादा है, लेकिन इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस से कम है, तो ये नहीं लेगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है? मतलब एटम या एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास चॉइस है कि वो एनर्जी एक्सेप्ट करे या ना करे। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें वो एक्सेप्ट कर सकता है या एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब कम से कम कितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए, इतनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए कि जिस लेवल पर वो है उस लेवल को छोड़कर अपने उससे जस्ट ऊपर वाले लेवल पर जा सके। अगर कम से कम इतनी एनर्जी दे रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन को तो वो एक्सेप्ट करेगा। इससे कम एनर्जी दे रहे हैं तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। नहीं, हाँ, फिर वही आपकी बात है, अब भी जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट कर ले। किन कंडीशंस में करेगा? अगर एनर्जी जो आप दे रहे हैं, अगर वो एनर्जी किसी और फिनोमिनन में पार्टिसिपेट कर जाती है तो इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा उसे एक्सेप्ट। ठीक है, आपने जो एनर्जी प्रोवाइड करी वो E2 माइनस 2 एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि जो एनर्जी आप बाहर से दे रहे हो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ही एक्साइट करने में काम आएगी। 50 फिनोमेना और चल रहे हैं इसके साथ साथ, कहीं और यूज हो जाए वो एनर्जी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, अब इलेक्ट्रॉन उसे एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ, मतलब अब इलेक्ट्रॉन के लिए वो एक्सेप्टेबल है। वो करे उसे या ना करे एक अलग बात है, लेकिन एक्सेप्टेबल है। अगर आपने जो एनर्जी दी वो उन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस से कम है तो इसका तो मतलब ही नहीं है। राइट? एनर्जी आपने इतनी दी जो अभी वाले लेवल के बाद एक छोड़कर अगले वाले लेवल पर है ना? सिंपल सी बात है, छोटा सा बच्चा है वो एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर आएगा, आप गदा एक एक दो दो सीढ़ी छोड़ करके आ जाओगे ऊपर, है ना? क्यों? क्योंकि आपको वो एनर्जी लेवल है आपके पास कि आप एक सीढ़ी छोड़कर भी चढ़ सकते हो। लेकिन चॉइस क्या है? या तो एक सीढ़ी चढ़ो या दो सीढ़ी चढ़ो, बीच में कोई चॉइस है क्या? बीच में कोई चॉइस नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिली इतनी कि जिस लेवल पर है उससे छोड़कर जस्ट उससे ऊपर वाले पे चले जाए तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, या इतनी एनर्जी मिले कि एक लेवल बीच में गैप करके सीधे उससे ऊपर वाले पर चला जाए, दो सीढ़ी, एक सीढ़ी छोड़कर चढ़ जाए। आपके अंदर बहुत तकड़ी एनर्जी है, दो सीढ़ी छलांग मार के चढ़ जाओ, होना चाहिए ना वो इतना। लेकिन एक सीढ़ी छोड़ने के बाद में ऑप्शन क्या है? सीधे दो सीढ़ी छोड़ने का ऑप्शन है, इसके बीच में कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट कर सकता है केवल उस कंडीशन में जबकि इसे मिलने वाली एनर्जी कम से कम इतनी हो जिसे लेकर ये अपने से ऊपर, अपने जिस स्टेबल एनर्जी लेवल पर है उससे जस्ट ऊपर वाले स्टेबल एनर्जी लेवल पर चला जाए, या और बाहर वाले लेवल पर चले जाए, और बाहर वाले पर चले जाए। आप इतनी एनर्जी दे दो उसे, इतनी एनर्जी दे दो कि वो सारे एनर्जी लेवल्स को पार करते हुए आयनाइजेशन कंडीशन में चले जाए, तो आयनाइज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एटम को छोड़ के निकल जाएगा। यानी कि कौन से ऑर्बिट में चला गया? इंफिनिटी वाले ऑर्बिट में चला गया, वो n = इंफिनिटी हो गया वहां पर वैल्यू, एटम को छोड़ के चला गया। अब इसका उल्टा, ये तो होगी बात एब्जॉर्प्शन की, मतलब सोडियम ने कुछ स्पेसिफिक एनर्जी ही एब्जॉर्ब क्यों करी? D1, जब सोडियम वेपर्स में से आपने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पास किया तो उसने D1 D2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों करा? बात क्लियर हो गई कि केवल ये उन्हीं एनर्जी लेवल्स को एक्सेप्ट कर सकता है जिससे कि ऊपर चला जाएगा, उससे कम वाली को नहीं करेगा, छोड़ दिए, उससे ज्यादा वाली को नहीं करेगा, वो भी छोड़ दिया। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में दो लाइन गायब हो गई, वही दो लाइन गायब हो गई जो एमिट करता है। अब एमिशन के लिए बात उन्होंने कही कि एमिट कैसे करेगा? सीधी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो जितनी एनर्जी का डिफरेंस है इसका, इसे अपने अंदर से बाहर निकाल देगा। और ये डिस्क्रीट है, ये स्पेसिफिक है।
एक लेवल पर एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगले लेवल पर एनर्जी है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगले लेवल पर एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अपने अंदर से निकाल देगा, अगर थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। मगर जो भी कॉम्बिनेशंस ये बनेंगे ये डिस्क्रीट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ही नहीं यहां पर। और यही रीजन है कि हर एटम अपने अंदर से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही एमिट कर पाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कोई भी एटम एमिट नहीं कर सकता, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं कर सकते कोई भी। देखो सूरज का जो, सन का जो स्पेक्ट्रम है ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, हालांकि इसके स्पेक्ट्रम में भी लगभग 2000 लाइनें गायब हैं, 2000 लाइनें गायब हैं, इसमें से भी 2000 से भी ज्यादा है कुछ चीजें। तो गायब होने के पीछे कुछ और रीजन है, वो वही लाइंस जो है जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो वो ब्राइट हो जाती है, जो मिसिंग है इस टाइम वो ब्राइट हो जाती है, बाकी सब मिस हो जाता है, वो अलग कहानी है। तो ये हम कह सकते हैं कि लगभग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये लगभग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो फिर ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहां से आ रहा है, क्योंकि भाई सारे एलिमेंट हैं वहां, सारे एलिमेंट है, जो अर्थ पर एलिमेंट मौजूद है वो सारे एलिमेंट सन पर भी है, किसी और स्टेट में है, हमारे पास सॉलिड स्टेट में टंगस्टन है, निकिल है, आयरन है, सॉलिड स्टेट में नहीं, वहां वेपर स्टेट में सारी चीजें हैं, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन से तो एनर्जी मिल रही है जिससे कि वो उस हाई एनर्जी लेवल पर बने हुए हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या वो फ्यूजन का अभी उसे मैं छोड़ूंगा, लेकिन वहां सारे के सारे एलिमेंट है, तो सारे एलिमेंट मिलकर के तरह तरह की वेवलेंथ अपने अंदर से निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस। एक छोटी सी मोमबत्ती का स्पेक्ट्रम आप बनाने लगो तो वो भी कंटिन्यूअस होता है ऑलमोस्ट, जबकि उसमें तो सिर्फ कार्बन ही है, लेकिन वो बहुत सारे चीजें मिलकर के मॉलिक्यूलर एटॉमिक सारे मिलकर के कंटिन्यूअस बन जाते हैं। लेकिन किसी एक एलिमेंट की अगर आप स्पेक्ट्रम बात करोगे तो उस एलिमेंट के स्पेक्ट्रम में आपको कुछ स्पेसिफिक रेडिएशंस ही दिखाई देंगे, कंटिन्यूअस रेडिएशन आपको नहीं दिखाई देगा। हाइड्रोजन का अगर आप हाइड्रोजन गैस को गर्म कर लें, पंप कर दें हाइड्रोजन गैस के एटम्स को और फिर वहां से रेडिएशन निकालें तो उसमें कुछ सर्टेन लाइंस आएंगी, वो हालांकि वो लाइंस भी हजारों है, वो लाइंस भी हजारों है। जो अब मैं अभी बोल रहा हूं कि बार बार D1 D2 एमिट करता है सोडियम ना, D1 D2 एमिट नहीं करता, और भी एमिट करता है, लेकिन वो हमारे विजिबल रेंज के बाहर निकल जाते हैं। विजिबल रेंज में सोडियम में से एमिट होने वाली केवल 2 लाइनें हैं, D1 और D2 लाइन। तो इसी तरह हाइड्रोजन का एटम है, उसको अगर आप एक्साइट करें, एक एटम नहीं बहुत सारे एटम एक्साइट करें आप, तो वो बहुत सारे रेडिएशंस अपने अंदर से निकाल सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होगा, चाहे वो लाइनें हजारों हो, हजारों रेडिएशंस हो, लेकिन टोटल रेडिएशन हर तरह के रेडिएशन तो उसमें पॉसिबल नहीं है। रदरफोर्ड मॉडल में जो बातें क्लियर नहीं हो पाई थी, स्टेबिलिटी एटम, एटम की स्टेबिलिटी एंड द अपीयरेंस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसे हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रम की हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। यहां दोनों बातें क्लियर हो गई किससे, बोर मॉडल से। कुछ चीजें बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल पर है, फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल पर है, उसको एनर्जी आपने कहीं से दे दी इतनी कि वो सेकेंड एनर्जी लेवल पर पहुंच सके, तो एनर्जी लेकर सेकंड पर पहुंच गया, लेकिन जब सेकंड से फर्स्ट पर वापस आएगा तो एग्जैक्टली जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर दी थी एग्जैक्टली उतनी एनर्जी ये वापस बाहर निकाल देगा। समझ रहे हो बात को? तो ये तो रीजन है कि जब सोडियम के वेपर्स ठंडे हैं तो वो D1 D2 को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जब सुटेबल कंडीशंस में आपने सोडियम वेपर्स को हीटअप किया हुआ है तो एग्जैक्टली उन्हीं वेवलेंथ को वो एमिट भी कर देता है, सेम वेवलेंथ की एमिट कर देता है। क्लियर है बात ये? तो जो क्लियर नहीं हो पा रही थी स्टेबिलिटी और एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइंस का आना, अपीयरेंस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, वो दोनों बात यहां से क्लियर हो गई। लेकिन कुछ और चीजें थी
सोमरफील्ड इफेक्ट यहां से क्लियर नहीं हो पाया, सोमरफील्ड इफेक्ट क्लियर नहीं हो पाया। हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें एक सोमरफील्ड इफेक्ट होता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है उन्हें अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए एलिमेंट को जो एमिट कर रहा है, तो पता लगता है कि वो जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है उसमें और बारीक बारीक कई सारी लाइन्स हैं, वो तो वो कहां से आ गई, बस बताऊंगा। तो अब हम इस मॉडल को पूरा डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन के लिए, केवल हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है या उस एटम के लिए, उस आयन के लिए एप्लीकेबल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम या आयन में सोमरफील्ड इफेक्ट होता ही नहीं। सोमरफील्ड इफेक्ट होता ही है उसमें जिसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो। हीलियम है या इससे ऊपर लिथियम है, सब में हो जाता है। हाइड्रोजन में सोमरफील्ड इफेक्ट है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए परफेक्टली एप्लीकेबल हो जाता है।